नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की कार्यशाला संसद परिसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला की बैठक में होंगे शामिल। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। पंजाब के कई इलाकों में आज बारिश जारी। हिमाचल में मौसम साफ होने के कारण राहत और बचाव कार्य में तेजी। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत समेत दुनिया की 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का नजारा। यूक्रेन पर रूस के हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। कीव में हुए हमले में 18 अन्य लोग हुए घायल। यूएस ओपन टेनिस में कार्लोस अल्काराज और यानिक सिनर के बीच फाइनल आज। वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर भी दोनों खिलाड़ियों की नजर। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यशाला की इस बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय वर्कशॉप में लगभग 4 सेशन होने हैं, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा होगी और सांसदों की कार्यकुशलता को कैसे आगे और बढ़ाया जाए, इस पर भी काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है और ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत निर्देशिका जारी की है और ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली है। दरअसल सरकार महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए देने जा रही है। इसके लिए आज ऑनलाइन पोर्टल और 250 प्रचार गाड़ियों को रवाना किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन लेने के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया गया। साथ साथ 250 प्रचार वाहन भी रवाना किए गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न जिलों में जाकर महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं जीएसटी सुधार से जुड़ी खबरें। तो जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की 4 स्लैब वाली संरचना को समाप्त कर 2 स्लैब वाली सरल प्रणाली को मंजूरी दी है। इससे फिरोजाबाद के किसान काफी खुश हैं। सरकार ने कृषि उपकरणों, उर्वरकों और कीटनाशकों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया है, जिसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादों की लागत पर आएगा। अभी तक ट्रैक्टर, टायर और पुर्जे, रासायनिक उर्वरक बनाने के कच्चे माल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर 18% टैक्स लगता था और अब इन सभी को 5% टैक्स सीमा के अंदर लाया गया है। उपभोक्ताओं को जीएसटी सुधार का फायदा 22 सितंबर से मिलने लगेगा। जो मध्यम वर्गीय परिवार है और किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है, जिसके अंदर जो जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे उनको उन्होंने घटा के अभी 2 स्लैब में कर दिया है। इसमें जो किसान जो ट्रैक्टर यूज़ करता है, जो ट्रैक्टर के टायर्स यूज़ करता है, जो किसानी में मशीनें यूज़ होती हैं, इनका पहले जीएसटी में 18% का रेट हुआ करता था
जिसको घटा के अभी वो 5% के रेट पे लेके आ गए हैं। तो ये जो है डिफरेंस, इसका फ़ायदा जो है वो किसान को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र पहले 12% के रेट पे टैक्सेबल हुआ करता था, जो कि अब 5% के स्लैब पे आएगा। इसके अलावा जैसे मछली है वो 12% से 5% के रेट पे आ गई है। आपका मक्खन है, घी है, ये 12% के रेट पे हुआ करता था, जो कि अब 5% के रेट पे आएगा। वो राहत दी है, उससे तो किसानों को बहुत अच्छा बेनिफिट भी है और बड़ी राहत भी है। इससे सभी किसान खुश भी हैं। ट्रैक्टर पे, इंस्ट्रूमेंट पे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे सामानों पे सस्ती चीज़ कर दी है। ये खाद है, दवाई है, खेती के बारे में बीज भात है और दवाई की टंकी हैं, इनमें राहत मिलेगी बहुत ज़्यादा और मोदी जी ने अच्छा काम किया है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने जीएसटी में हुए बदलाव की सराहना करते हुए विपक्ष को घेरा है। साथ ही साथ इससे दवाओं और जरूरी वस्तुओं में जो कुछ राहत मिलेगी उसके बारे में भी बताया है। जीएसटी निश्चित तौर से पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रिफॉर्म दिया है, दवाओं में, एसेंशियल कमोडिटीज में, आम गरीब मध्यम लोगों के लिए जिस तरह से 2 स्लैब किया है और जीएसटी का रेट घटाया है, 0 कर दिया है, मेडिसिन पे कर दिया है, तो इससे निश्चित तौर से देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब बचत होगी तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और आपको बता दें कि झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी माओवादी अमित हंसदा उर्फ आपतन मारा गया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर सुरक्षा बलों ने अमित हंसदा उर्फ आपतन को मार गिराया। घटनास्थल से एक SLR राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार जब्त किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा कर्मियों ने अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए जंगल क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया। आपको बता दें ये घटना झारखंड के पलामू जिले में प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति TSPC के माओवादियों के साथ हुई हिंसक गोलीबारी के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो आपको बता दें कि झारखंड में चाईबासा में माओवादी ढेर हुए हैं, मारा गया माओवादी जो है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ एक स्थानों पर आज बहुत तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया गया है। उधर ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बाढ़ की स्थिति में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पिछले 24 घंटे में अमृतसर और रूपनगर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य के 14 जिलों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 46 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि पठानकोट जिले में 3 व्यक्ति लापता हैं। वर्षा से प्रभावित गांव की संख्या बढ़कर 1996 हो गई है और करीब 3,87,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। सेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सीमा सुरक्षा बल के दलों ने करीब 23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। गांव की संख्या, जनसंख्या और फसल क्षेत्र के संदर्भ में गुरदासपुर, फजलिका, फिरोजपुर, अमृतसर, कपूरथला और तरन तारण जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मकानों और पशुधन का भी व्यापक नुकसान हुआ है। किसानों की 1.74 लाख हेक्टेयर में फसल डूब गई है। राहत और बचाव कार्य में जुटे सैन्य बलों ने भी टुकड़ियों की संख्या 24 से बढ़ाकर 27 कर दी है, जबकि NDRF की 23 और SDRF की 2 टीमें लोगों की मदद के लिए जुटी हुई हैं।
बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के बाशिंदे अब अपनी अनदेखी से नाराज नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर के सरहदी इलाके डेरा बाबा नानक के गांव सिंधपुरा के डेरों में रहने वाले लोग प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी से दुखी हैं। उनके मुताबिक बाढ़ की वजह से इस गांव का संपर्क लगभग 10 दिनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहा, लेकिन किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। ना उनके पास प्रशासनिक मदद पहुंची और ना ही कोई समाजसेवी संस्था ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इसके साथ ही गांव के लोगों ने शाहपुर जाजन से सिंहपुरा जाने वाली ड्रेन में कई जगह कटाव होने की खामी को भी उजागर किया है, जिसके चलते उनकी हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੰਡਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆ ਪਾਣੀ ਲੱਥਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਡਰੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਕਦੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, काफी ज्यादा ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। और हिमाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है, जबकि 1-2 स्थानों को छोड़कर किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम खुलने से राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आई है। वहीं कुल्लू के इनर अखाड़ा क्षेत्र में 4 सितंबर को हुए भूस्खलन में एनडीआरएफ बचाव दल के सदस्य का शव मिला है, जबकि अभी भी मलबे में तलाशी अभियान जारी है, लेकिन किसी के भी जीवित बचने की संभावना बेहद कम है। हादसे में एनडीआरएफ बचाव दल के एक सदस्य सहित 7 लोगों की जान गई थी। भूस्खलन के कारण पिछले 7 दिनों से बंद NH5 को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश के बाद रावी नदी एक बार फिर उफान पर है। तेज बहाव के कारण चंबा नगर का मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दोनों तरफ का संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। वहीं आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दी गई हैं। अचानक पुल के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश और प्राकृतिक आपदा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी के नौगांव में शनिवार को बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। बादल फटने के कारण पहाड़ों से मलबा कई घरों के अंदर तक पहुंच गया, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं नौगांव में सड़कों पर मलबा आ जाने से सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन भी मलबे में दब गए हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी कर रही है। और जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद है। दरअसल पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे तीर्थ यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए असुरक्षित हो गया है, जिसके बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को लगातार 13वें दिन बंद रखा गया है। उदयपुर में भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने आयर नदी के बीच फंसे एक 30 वर्षीय युवक को बचाने के लिए एक अनोखा और नवाचारी बचाव अभियान चलाया। ड्रोन की सहायता से पहले स्थिति का आकलन किया गया, फिर राहत सामग्री पहुंचाई गई और अंत में सुरक्षित रूप से व्यक्ति को 7 घंटे बाद बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने आपात स्थिति में आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग का उदाहरण पेश किया है। आपको बता दें, आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ एक हिस्सों में भी ये पूरी तरह नजर आएगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होगा और कल तड़के 2:25 पर समाप्त होगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा।
पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है और इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई की कुछ तस्वीरें। गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई के लिए एक विशेष अभियान चला, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार के साथ स्थानीय लोग, एनजीओ और बीएमसी के कई कर्मचारी इसमें शामिल हुए। और इस मौके पर अमृता फडणवीस ने बताया कि कई संगठन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अपने बीच साफ रखने हैं। जैसे त्योहार मनाना हमारा अधिकार है, वैसे ही साफ सफाई रखना भी हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस बार रामलीलाओं और दुर्गा पूजा को और अधिक भक्तिभाव और आस्था से परिपूर्ण और निर्बाध आयोजन और मंचन के लिए विशेष निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम से सभी अनुमति और एनओसी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि प्रत्येक समिति को अब तक आयोजन के लिए 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से सफाई, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं ये भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आयोजकों से ये भी अपील की है कि वे अपने इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सामाजिक संदेश भी फैलाएं, ताकि लोगों में जागरूकता आए और वो दिल्ली को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रखें। मुख्यमंत्री ने आयोजकों से ये भी अपील की है कि वे अपने आयोजन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े में से भी जोड़ दें। और फिल्म निर्माता अनुपूर्णा राय ने इटली में हुए वेनिस फिल्म फेस्टिवल के 82वें संस्करण में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। अनुराग कश्यप द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म वेनिस के ओरिजोंटी सेक्शन में एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। ये फिल्म मुंबई में 2 प्रवासी महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जो अकेलेपन, अस्तित्व और जुड़ाव के क्षण भंगुर पलों से जूझती है। इस पुरस्कार की घोषणा फेस्टिवल के समापन समारोह के दौरान ओरिजोंटी जूरी की अध्यक्ष फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जूलिया डुकॉर्नो ने की। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि रूस के रात भर के हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक शिशु भी शामिल था। इन हमलों में 18 लोग घायल हुए और राजधानी कीव में कई इमारतों में आग लग गई, जिसमें सरकार की इमारत भी शामिल है। कीव के मेयर विताली क्लेचको ने बताया है कि शहर के केंद्र में स्थित सरकारी इमारत में हमला होने के बाद आग लग गई। यह हमला पहले ड्रोन गिराकर शुरू हुआ, उसके बाद मिसाइलों से हमला किया गया। आज विश्व स्वच्छ वायु दिवस है। वायु गुणवत्ता में सुधार और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित इस स्वच्छ वायु दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण एक रोकथाम योग्य वैश्विक आपदा है। हम नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, वनों की कटाई रोककर और पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देकर प्रदूषकों पर लगाम लगा सकते हैं। बात करें खेलों की, तो बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और गत विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। कल सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम की नजर अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने की होगी।
और हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन के खिलाफ मिली 7-0 की जीत ने टीम को नई ऊर्जा दी है। हालांकि अब फाइनल में दक्षिण कोरिया है और ऐसे में टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह ने उनके मुताबिक बेहतर डिफेंस और आक्रामक रणनीति के बल पर टीम कोरिया को खिताब जीतने से रोकेगी। भारत को चीन पर मिली जीत और दक्षिण कोरिया के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर मनदीप सिंह ने खास बात की है। डीडी न्यूज के संवाददाता गौरव कुमार से। चीन पर 7-0 की धमाकेदार जीत के साथ भारतीय टीम ने खुद को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया है। मनदीप हमारे साथ हैं। मनदीप, अब तक लग रहा था जो परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा था इस मैच से पहले, वो खुद को दिल को ना तरोताजा नहीं कर रहा था, वो झलक नहीं दिखा रहा था कि जो भारतीय टीम की होती है। लेकिन इस मुकाबले से एक बार फिर से आपने दिखा दिया, या आपने मतलब टीम इंडिया ने दिखा दिया कि टीम क्यों अपनी एक अलग अहमियत रखती है। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत ज़रूरी मैच था ये हमारे लिए, दोनों मैच, कल का भी और आज का भी। अगर देखा जाए तो जो फील्ड गोल की बात कर रहे थे उसके ऊपर हमने बहुत काम किया, बहुत हमने इंडिविजुअल क्लिप देखे, तो फाइनली कल वाले और आज वाले मैच में फील्ड गोल निकले। और क्योंकि मेन की पॉइंट हमारा यही था कि फील्ड गोल क्यों नहीं निकल रहे हैं, कि हमने बहुत ये 1-2 घंटे हमने बातें की हैं, इंडिविजुअल क्लिप भी देखे हैं, कैसे गैप बनेगा, कैसे कहाँ बॉल फेंकनी है, कैसे वन टच गोल करने हैं, या नॉर्मली डी में आउटकम चाहिए। तो आई थिंक वो आज अच्छे गोल हुए हैं। चीन के खिलाफ जो मुकाबला रहा उसमें अब ये भी खासियत निकल के देखने का है कि चाहे वो पासेस हो, चाहे पासेस को कलेक्ट करना का रहा हो, या फिर अगर बात पासेस को लेकर आगे बढ़ने की रही हो, मैदान पे तेजी की, उस सब में आप लोग एक तरह से कहना चाहिए कि हर एक जो स्कोर पॉइंट था उसको चेक किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक जो अगर देखा जाए, क्योंकि हमने जब मीटिंग की थी जाके, तो उसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर हमने वर्क किया था। क्योंकि ऐसे अगर स्ट्राइकर है, कैसे उनके फुल बैक क्या कर रहे हैं, अगर राइट हाफ लेफ्ट हाफ क्या कर रहे हैं, क्योंकि अकेली चीज़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मैच होते हैं, आपको प्रॉपर अच्छे से देखने पड़ते हैं। तो आई थिंक उसके ऊपर हमने वर्क किया और अभी आके ग्राउंड में अच्छे से अपने वो। चुनौती और भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि अब सामने कोरिया खड़ी है, और वो कोरिया जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और जिस अंदाज में आज उस टीम ने मलेशिया को हराया है, पीछे से वापसी करते हुए खुद को सामने लाया है। बिल्कुल, क्योंकि कोरिया अच्छी टीम है और हमारा यही रहेगा, हम अपना बेस्ट खेलें, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा लेवल है, उसके ऊपर हम मेनटेन करके रखें, और कल वाला मैच हम उसके ऊपर हमें और आउटकम हम निकालें। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मनदीप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टीम जो है वो इसी तरह से अपने वर्क को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। बहुत सारे जो वर्कआउट्स थे वो टीम के सामने थे, जिसे टीम ने दूर किया और अपनी कमियों को समझा, और शायद यही एक बेहतर टीम की निशानी भी होती है कि वो अपनी कमियों को समझती रहे और उसे दूर करती रहे। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और यूएस ओपन टेनिस के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज का मुकाबला होगा। ये लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम मुकाबला है जहां दोनों खिलाड़ियों के बीच खिताबी भिड़ंत हो रही है। इस फाइनल मुकाबले में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।